गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ज्योग्राफी के इस ऑनलाइन सेशन में हम डाउट क्लियरिंग सेशन लेंगे और ये जो सेशन है बीए थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर के जो हमारे स्टूडेंट हैं उनका जो पिछले दिनों हमने चैप्टर पढ़ा मिनरल रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड उसके ऊपर आधारित है। बच्चों, उस चैप्टर में हमने देखने की कोशिश की कि मिनरल कितने प्रकार के होते हैं और उनका वर्ल्ड लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का मिलता है। उसी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न आज आए हैं, हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आयरन ओर के बारे में प्रश्न था कि आयरन ओर क्या होती है। बच्चों, जैसा मैंने वीडियो में भी बताया था कि जो ओर वर्ड होता है वो उस जगह यूज़ किया जाता है जब मटेरियल जिसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है वो इम्प्योरिटीज़ के साथ अटैच्ड होता है। जैसे आयरन यदि हम निकालें तो आयरन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत सारी चीज़ों के साथ रिएक्ट करता है, जिसके कारण वो प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं मिलता। आयरन के फॉर्म में नहीं मिलता ज़मीन में, उसको आयरन ओर के फॉर्म में निकाला जाता है और बहुत सारी प्रोसेसेस करके उसको प्योर बनाने की कोशिश की जाती है। हमने अपने क्लास में देखा कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट एंड सिंडेराइट, 4 तरह का जो आयरन ओर है वो वर्ल्ड लेवल पे मिलती है। इसमें जो हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट बड़ी अच्छी मानी जाती है, लेकिन कुछ खास जगह ही इनकी डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, क्योंकि आयरन ओर जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए एक रॉ मटेरियल है जो उस उद्योग के विकास के लिए बड़ा आवश्यक है। आप देखेंगे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वर्ल्ड लेवल पर हम उसको क्लासीफाई करते हैं एज अ बेसिक इंडस्ट्री, और जिस जगह आयरन एंड स्टील का डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं हो पाता वहाँ पे आर्थिक विकास की संभावनाएं भी कम होती हैं। तो इस तरह आप देखेंगे कि आयरन एंड स्टील जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि इसी के ऊपर ही जो इंडस्ट्री है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और पूरी अदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बेस्ड होती हैं। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस रॉ मटेरियल पर यानी मिनरल पर बेस्ड होता है, जिसको हम आयरन ओर के रूप में देखते हैं। अब अगला प्रश्न था, जैसा मैंने पीछे वीडियो में भी बताया कि कुछ देश ऐसे हैं जो बहुत बड़े नहीं हैं, आकार में छोटे हैं, जिनके पास जो स्थलीय संसाधन है वो बहुत कम है, जिसके कारण वहाँ पर पर्याप्त मात्रा से संसाधन नहीं मिलते। और इस तरह के जो क्षेत्र हैं जहाँ पर संसाधनों का अभाव होता है वो बहुत सारे संसाधन दूसरी जगहों से मंगाते हैं जहाँ उनकी अतिरिक्त होते हैं, जो वो अधिक मात्रा में मिलते हैं। इसी संदर्भ में यदि हम भारत को देखें तो बच्चों, भारत में जो आयरन ओर हैं वो काफ़ी व्यापक तौर पे फैली हुई हैं। भारत का जो सबसे ज़्यादा आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन होता है, आयरन ओर का प्रोडक्शन होता है, वो होता है छोटा नागपुर के प्लेटू के आसपास, जिसको हम मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। इसके अलावा हम देखें तो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश का बहुत सारा हिस्सा है, कर्नाटक है, सेलम वाला क्षेत्र है, तमिलनाडु का क्षेत्र है। तो इस प्रकार बहुत सारे एरियाज़ में आयरन ओर का प्रोडक्शन होता है। भारत अपनी आवश्यकता यानी अपनी प्रोसेसिंग कैपेसिटी से भी ज़्यादा आयरन ओर का प्रोड्यूस करता है, और जिसके परिणाम स्वरूप हमारे पास आयरन ओर जो है बहुत सारा अनप्रोसेस्ड रह जाता है, जिसके कारण हम रॉ आयरन ओर का भी जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। और आप देखेंगे कि कर्नाटक वाले क्षेत्र से या गोवा वाले क्षेत्र से जो हम आयरन ओर उत्पन्न कर रहे हैं वो मर्म गोवा से, और उसी तरह जो हमारा छत्तीसगढ़ का जो एरिया है या जो झारखंड का जो एरिया है जहाँ से हम सरप्लस अपना आयरन ओर जनरेट कर रहे हैं, वो विशाखापत्तनम और जो पारादीप बंदरगाह है वहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। अब यदि हम देखें कि कौन सा क्षेत्र ज़्यादा इसको इंपोर्ट करता है, तो मूल रूप से हमारा जो छत्तीसगढ़ से जो आयरन ओर या उड़ीसा से जो आयरन ओर, आप ऐसा कह सकते हैं, जो पारादीप और विशाखापत्तनम से एक्सपोर्ट हो रहा है, उसका एक बड़ा हिस्सा जापान को जाता है, क्योंकि जापान एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आयरन ओर की बहुत कमी है और वहाँ पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण उसको इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो इस तरह भारत जो है एक एक्सपोर्टर भी है, मेजर एक्सपोर्टर है। रॉ जो आयरन ओर हैं उनको हम एक्सपोर्ट करते हैं वाया दीज पोर्ट्स जो अभी हमने पीछे डिस्कस किए। एक प्रश्न आया था कोल की इम्पोर्टेंस की। बच्चों, हम जानते हैं कि जो कोल है यानी जिसको हम कहें कि एक ऐसा पावर हाउस है एनर्जी का जो जलने पर बड़ी मात्रा में एनर्जी इमिट करता है। हम जानते हैं कि कोल को हम एक ट्रेडिशनल रिसोर्सेज यानी परंपरागत संसाधन के रूप में जानते हैं,
जिसका हम काफ़ी समय से बिजली बनाने के लिए, ऊर्जा जनरेट करने के लिए इसको हम प्रयोग में लाते हैं। जो हमारी औद्योगिक क्रांति थी वो मूल रूप से जब कारखाने हमारे पास आए तो हमारे पास बिजली यानी विद्युत के वैसे संसाधन नहीं थे जैसे आज हैं। तो हमारी ऊर्जा का जो ज़्यादातर हिस्सा था वो कोल से आता था। कोल ड्रिवन ही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन थी। आप देखें ब्रिटेन में जितना भी जो विद्युत का उत्पादन होता था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के समय, वो अधिकतर हिस्सा कोल से आता था और कोल इंपोर्ट करके उसको कोल को जलाया जाता था, जिससे पानी गर्म करके बॉयलर्स के थ्रू एनर्जी जनरेट की जाती थी। तो इस तरह कोल हमारे इस पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का और कहीं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आज तक जो हमारा औद्योगिक विकास हुआ है उसका आधार रहा है। भारत के यदि परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत में आज भी जो ज़्यादातर हिस्सा है, लगभग अपनी टोटल एनर्जी जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया में, उसका 58% जो है कोल से प्रोड्यूस हो रहा है। ये जो कोल है इसको बहुत सारे जो हमारे जो प्रोडक्शन सेंटर्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जहाँ कोल बर्न करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, वहाँ हम ट्रेनों के माध्यम से ले जाते हैं। और आप देखेंगे चाहे पानीपत हो, चाहे और विभिन्न क्षेत्र जहाँ पे हम कोयले से बिजली बनाते हैं, सभी जगह इस बल्कि रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं जब आज इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है, जब हमारे पास विभिन्न प्रकार के विद्युत उत्पादन के साधन हैं, हम जल विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, हम परमाणु विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, तो उस ज़माने में इसकी और भी अधिक डिमांड थी जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की शुरुआत हुई। तो इस तरह कोल जो है, मेरा ऐसा मानना है कि पूरी की पूरी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का आधार था। जहाँ पावर की बात आई वहाँ कोल शुरुआती तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब देखिए एक प्रश्न ये भी आया कि जो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ये बनते किस तरह से। बच्चों, इन सभी को हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। इन सभी की उत्पत्ति जैव ओरिजिन से है, जैव संसाधन थे पहले ये। हम ऐसा देख सकते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में वनस्पति बहुत अधिक मात्रा में है और किसी कारणवश वो ज़मीन के नीचे दब जाए, तो उसमें एक खास तरह का केमिकल रिएक्शन होता है जिसको फॉसिलिफिकेशन कहते हैं। ये फॉसिलिफिकेशन क्या होता है बच्चों, हम किसी भी चीज़ को यदि जलाएं तो उसके लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। यदि ऑक्सीजन में किसी चीज़ को हम गर्म करें तो वो जल जाती है और ख़त्म हो जाती है। लेकिन सपोज़ कीजिए जब ये ऑक्सीजन ना हो और टेम्परेचर बहुत हाई हो, तो क्या हो, वहाँ जहाँ हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, तो वहाँ एक ख़ास तरह का प्रोसेस शुरू होता है जिसको फॉसिलिफिकेशन कहते हैं। ये फॉसिलिफिकेशन क्या होता है कि जो लिविंग टिश्यूज़ हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, उसमें कार्बन कंटेंट बहुत हाई हो जाते हैं और समय के साथ हाई टेम्परेचर के कारण उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वो भी रिलीज़ हो जाते हैं। जैसे जैसे मॉइस्चर कंटेंट रिलीज़ होते रहते हैं, प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन जो है उस जो हमारा फॉसिल फ्यूल बना है उसमें बनते जाते हैं, अधिक होते जाते हैं, प्रोपोर्शनेटली वो कार्बन कंटेंट अधिक हो जाते हैं, जिसके कारण अब उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, वो जितना जलता है उतनी ही अधिक मात्रा में ऊर्जा देता है। तो इस तरह जो कोल है, जो पेट्रोलियम है और जो नेचुरल गैस है, ये सारे के सारे एक ही ओरिजिन से हैं। वेजिटेशन या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब वो किसी कारणवश धरती के नीचे दब जाता है, चाहे उसके कोई भी कारण हो सकते हैं, चाहे नेचुरल कॉजेज़ हो सकते हैं, चाहे कोई कैलेमिटी हो सकती है, नीचे जाने पर, नीचे दबने पर, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, लेकिन टेम्परेचर और जो हमारी प्रेशर प्रॉपर्टीज़ हैं वो बढ़ती जाती हैं, जिसके कारण हमारे इस जगह फॉसिलिफिकेशन से कोल का निर्माण होता है। अब हम सभी जानते हैं यदि कोई पेड़ नीचे दबता है तो पेड़ में बहुत सारे लिक्विड केमिकल्स भी होते हैं, वो उसकी लिक्विड जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो नीचे की तरफ सीप डाउन कर जाती हैं और नीचे जाके उस जगह सेटल हो जाती हैं जहाँ नॉन परमिएबल रॉक्स आ जाती हैं। इसी तरह जहाँ आपके पेट्रोलियम मिलता है, ठीक उसी के ऊपर जो पेट्रोलियम से फ्यूम्स निकलते हैं, जो बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, वो ऊपर जाके कंडेंस हो जाती हैं। इस तरह जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इन तीनों में इनका ओरिजिन एक ही चीज़ से है और इनके डिस्ट्रीब्यूशन में भी एक बहुत बड़ी मात्रा में होमोजेनिटी मिलती है। जहाँ आपका पेट्रोलियम मिलता है वहीं नेचुरल गैस मिलती है, दोनों के ही कुएँ होते हैं और नीचे डिग करके निकाला जाता है।
पहले उस वेल से गैस निकाली जाती है जो नेचुरल गैस के रूप में, जिसमें इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, बहुत सारी तरह की गैसेस मिलती हैं। और उसके बाद वहाँ से जो पेट्रोलियम होता है उसको निकाला जाता है। इस तरह ये तीनों की तीनों चीज़ें एक ही साथ एसोसिएटेड है, एक ही प्रोसेस से बनती हैं। इसीलिए इन सभी को मिला के हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन और कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं, इसीलिए हम इनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और ये सभी के सभी बहुत ही रिच एनर्जी वाले होते हैं, जिनकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, यानी जलने पर ये बड़ी मात्रा में ऊर्जा देते हैं। कुछ देश ऐसे हैं बच्चों जो मूल रूप से अपने विकास के लिए पेट्रोलियम के निर्यात और उसके उत्पादन से ही जुड़े हैं। कुछ ऐसे देशों का नाम आप देखें कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ओपेक कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। उन सभी देशों के लिए जो विकास है वो मूल रूप से पेट्रोलियम के प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। इसीलिए आप देखें तो पेट्रोलियम वास्तव में होता क्या है, पेट्रोलियम जो आज हम पेट्रोल, डीजल, वैक्स, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, इनका मिक्सचर होता है। इसमें पेट्रोल, डीजल, वैक्स, केरोसिन, बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। और जब हम इसको देखते हैं तो ये एक ब्लैक कलर के कीचड़ के रूप में दिखाई देता है। जब इसको प्रोसेस करते हैं, आपने ज़रूर बचपन में साइंस में पढ़ा होगा कि किस तरह हर चीज़ की अलग अलग टेम्परेचर होता है बॉयल होने का, और वो उस तरह से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है और अलग अलग तरह से डिस्टिलेशन करके रिफाइनरीज में पेट्रोलियम को डीजल में, पेट्रोल में कन्वर्ट किया जाता है। तो जिन देशों के लिए ये पेट्रोलियम विकास का मूल आधार है, उनके लिए ये सोने के बराबर है। इसीलिए कई बार पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि जहाँ ये मिलता है उसी प्रकार जहाँ सोना ज़्यादा मिलता है वहाँ विकास ज़्यादा होता है। इसी तरह जहाँ ये ब्लैक गोल्ड ज़्यादा मिलता है वहाँ भी विकास के लिए नई संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। और जहाँ नहीं होता है बच्चों, आप समझ सकते हैं भारत जैसा देश है जो अपनी आवश्यकताओं का 70 to 80% इम्पोर्ट करता है। और जैसे जैसे हमारे इंटरनल कंजम्पशन डिमांड ज़्यादा हो रही है पेट्रोलियम की, हम ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसका हमारी इकोनॉमी पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक और प्रश्न था कि एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। बच्चों, जैसा हमने चैप्टर में देखा कि एनर्जी रिसोर्सेज वो सारे रिसोर्सेज हैं जो जलने पर, बर्न होने पर एनर्जी रिलीज़ करते हैं। अब ये एनर्जी रिसोर्सेज कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको हम कन्वेंशनल रिसोर्सेज कह सकते हैं, जो हम ट्रेडिशनली यूज़ कर रहे हैं, यानी जिनको हम परंपरागत संसाधन कहते हैं ऊर्जा के। वहीं कुछ ऐसे संसाधन हैं जो मॉडर्न हैं, जो नॉन कन्वेंशनल हैं, जो अभी अभी हमने प्रयोग करने शुरू किए हैं। जो कन्वेंशनल है उसमें कोल, पेट्रोलियम ये शामिल किए जाते हैं। वहीं जो नॉन कन्वेंशनल है उसमें सोलर, विंड, इसी तरह आपका सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, एक एनर्जी होती है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन का मेथड होता है जिससे एनर्जी जनरेट की जाती है। तो इस तरह दो तरह से हम क्लासिफाई करते हैं जितनी भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं। एक को हम कहते हैं कन्वेंशनल, जो नॉन पॉल्यूटिंग नहीं है, पॉल्यूशन फैलाते हैं, और इनकी जो ऐश कंटेंट होती है, जैसे अब कोल है, कोल एयर पोल्यूशन भी करता है और ऐश जनरेट करने से वो लैंड पोल्यूशन को भी प्रमोट करता है, तो वो बहुत ही पॉल्यूटिंग होती है। वहीं जब हम नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की बात करते हैं, दे आर नॉन पॉल्यूटिंग एंड दे आर रिन्यूएबल इन नेचर, जिसमें सोलर है, विंड है, जियोथर्मल एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, वेव एनर्जी है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों से हम बना सकते हैं। तो इन सभी को हम क्लासीफाई यदि करें तो वो एनर्जी रिसोर्सेज में क्लासीफाई होते हैं। तो इस तरह बच्चों मुझे इतने ही प्रश्न मिले BA 3rd के, तो आपके सभी प्रश्नों का समाधान हो गया होगा। यदि अभी भी आपके कोई विचार, कोई प्रश्न बचते हैं तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से कॉलेज ग्रुप में मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, या मैंने हर अपने लेक्चर के बाद ईमेल आईडी दी है, उस ईमेल आईडी पे भी आप अपने सवाल छोड़ सकते हैं। आज के इस सेशन के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।